Hello everyone, welcome you all in our first lecture video of periodic table। और आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और बोल सकते हैं सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है पीरियोडिक टेबल। और ऐसा होता है कि देखो बहुत सारे लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, बहुत सारी बोरिंग लगती है, ऐसा लगता है केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, राइट। और पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग वाले एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक बेस अपना मजबूत करते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग बेस अपना बिल्ड करते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग ही बहुत वीक चला जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए समझना बहुत टफ हो जाता है, राइट। और आगे की केमिस्ट्री समझना बहुत टफ हो जाता है। सो मैं आपको इस चीज़ का बिलीव दिलाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक IITian हूँ, IIT से पास आउट हूँ, राइट। और मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और मैं आपको इस बिलीव दिलाता हूँ कि अगर ये लेक्चर सीरीज आप हमारे साथ बने रहते हैं, लर्न विद IITians बने रहते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ का बिलीव दिलाता हूँ कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी और बहुत अच्छा आप ग्रो कर पाओगे, राइट। सो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की क्यों जरूरत पड़ी, क्या इसकी नीड आ गई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। देखो मेरे आपके सामने आपको देखो स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। अब एक चीज देखो कि जब स्टार्टिंग में 4-5-6 एलिमेंट्स थे, जब 4-5-6 एलिमेंट्स थे तो उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में पढ़ना बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, जैसे देखो यहाँ पे अब जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, यहाँ पे 108 तक एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, 118 तक टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रखे हैं। तो बस सोचो इनको सबको याद करना हमारे लिए कितना टफ हो जाता, इनको समझना कितना ज्यादा टफ हो जाता, राइट। तो सोचो जब एक आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो ऐसा बोला जाए कि आपके आसपास के पड़ोस में 5-10 दोस्त हैं जिनके नाम ही आपको याद रखना है, तो आपके लिए पॉसिबल नाम याद रख पाओगे। लेकिन आपको ऐसा बोला जाए कि भाई पूरे शहर में जितने दोस्त बच्चे हैं उन सबके नाम याद रखने, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कुछ ना कुछ इंसान हमेशा से कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेता है कि जहां उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका मिल जाए। तो देखो पीरियोडिक टेबल का सॉल्यूशन, पीरियोडिक टेबल की क्यों जरूरत पड़ी कि जब एलिमेंट्स बढ़ने लगे, जब उनकी स्टडी को लेकर दिक्कत आने लगी, जब उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने में दिक्कत आने लगी, तब लोगों ने अलग अलग दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि कैसे हम कुछ जुगाड़ लगाएं और कैसे जो इन एलिमेंट्स है इनकी स्टडी को आसान बनाया जाए, राइट। तो इसी को लेके पूरा पीरियोडिक टेबल है जहां पे बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे। तो इसी को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे कि लोगों ने क्या क्या बोलना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो बंदा आता है उसका नाम आता है प्राउस्ट। ये प्राउस्ट, अब ये क्या है, जैसे मान लो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम इज ए वाटरमेलन, कि एटम तरबूज जैसा होता है, राइट। लेकिन वो थ्योरी जाके आगे जाके गलत हो गई, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कोशिश तो थी। सेम चीज है कि प्राउस्ट है, प्राउस्ट ने आके पहली बार कोशिश किया कि एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया जाए। इसने देखो सिंपल सी बात बोली कि ऑल द एटम्स, और यू कैन से ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस बात का कोई सेंस नहीं लगता, लेकिन उसने ये बात बोली, मतलब उसने कुछ सोचा तो सही। उसने क्या बोला कि देखो अगर हीलियम है तो इसका मतलब है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, अगर लिथियम है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हाइड्रोजन जैसे ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला कार्बन है तो वो 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने ये बोला, प्राउस्ट ने बोला कि सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एग्रीगेशन होते हैं हाइड्रोजन एटम के, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं मिला, तो जाके ये थ्योरी गड़बड़ हो गई थी। इस बारे में इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। दूसरा देखो बंदा, दूसरा बंदा था लेवोसियर। अब इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जो लेवोसियर बंदा है उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। अब उस वक्त में क्या था कि जो एलिमेंट्स लेवोसियर के टाइम पे रिसर्च हुई थी उनमें से देखो उन्होंने उस वक्त मेटल्स थे और नॉन मेटल्स थे। तो उसने क्या बोला कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं, कि भाई दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम 2 टाइप में तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, कुछ को तुम लोग मेटल्स बोल दोगे और कुछ होंगे नॉन मेटल्स। उसने सिंपल सा इतना बोला, उसने क्या बोला कि अगर भाई एलिमेंट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कुछ मेटल्स होंगे कुछ नॉन मेटल्स होंगे। अब हमें पता है मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को
गेन करने की, और इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आ रही है। लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, फिर जाके जैसे ही मेटलोइड्स मिले, जैसे ही क्या मिलना स्टार्ट हुआ, मेटलोइड्स, क्योंकि मेटलोइड्स ना तो मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे मेटलोइड्स मिला तो इस लेवोसियर की थ्योरी भी गलत हो गई, राइट। तो लेवोसियर साहब ने क्या बोला था कि भाई एलिमेंट्स होंगे दो टाइप के होंगे, मेटल्स होंगे, कुछ होंगे नॉन मेटल्स, और फ्यूचर में पता चला कि भाई मेटल्स नॉन मेटल्स के अलावा भी मेटलोइड्स मिलते हैं, तो इनकी थ्योरी भी गलत होगी, राइट। तो इनके बारे में अपने को इतना पता होगा, अपना काम बन जाएगा। बात करते हैं तीसरा बंदा। तीसरा बंदा था ना, वो था डोबेरेनियर। अब स्पेलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता तो अंग्रेज था, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। डोबेरेनियर, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब देखो ध्यान से, अब इस बंदे ने देखो क्या बोला, इसने क्या किया, डोबेरेनियर ने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बनाया, और ये बात बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका मास, जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दो का एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल कि उसने देखो, मान लेते हैं ए बी और सी, इन तीन का उसने मान लो कि उसने बोला कि ये मेरा डोबेरेनियर ट्राइड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटॉमिक मास ऑफ बी, उसने ऐसे ग्रुप बनाए थे तीन तीन एलिमेंट्स के कि एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइड बाई 2। मतलब कि जो B होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास बाकी दो का एवरेज होगा, उसने ये बात बोली, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे देखो उसने एग्जांपल्स दिए थे कि लिथियम होगा, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ। तो अगर देखो लिथियम का एटॉमिक मास होता है हमें पता है 7, सोडियम का मान लो अपने को निकालना है, पोटेशियम का होता है 39। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाई 2, और अगर ये वैल्यू रखें 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना आ गया 23, और सच बात भी है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। लेकिन ये उसने ऐसा बोला। अब देखो वो तो होगा क्या, इससे जेई में सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। मे भी ऐसा पूछ ले कि भाई मान लो कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स दे दे, ए बी और सी दे दे, फिर ए और सी का मास दे दे एटॉमिक मास, और अपने को बी का एटॉमिक मास पूछ लिया जाए, तो ऐसा कुछ हमें दे सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, मे भी, लेकिन हो सकता है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि जो उसने एग्जाम्पल्स दिए थे, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स और लिख सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, आप कैल्शियम ले सकते हो जिसका एटॉमिक मास 40 होता है, स्ट्रोंशियम ले सकते हो 88 होता है, बेरियम ले सकते हो 137 होता है। और उसने बोला कि जो ये ट्राइड्स होते हैं, इन तीनों जो एलिमेंट्स थे इनको क्या बोला उन्होंने, ट्राइड्स बोला। और उसने एक बात और बोली, जो ट्राइड्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, सेम होती जाएंगी। ये बात उसने ऐसा बोला। लेकिन ऐसा देखो हर जगह फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट देखो हम लोग और एग्जांपल दे सकते हैं, फॉस्फोरस 31, ऑर्सेनिक हो गया 75, एंटीमनी हो गया Sb 120। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से आप ऐसा बोल सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ट्राइड्स के एग्जांपल्स हैं, राइट। बाकी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मतलब बहुत आसान है, इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। उसने बस क्या बोला था कि भाई तीन जो एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम मान लो, या तीन ABC कोई भी एलिमेंट्स है, जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दो का एवरेज होगा। गॉट इट। चलो ये था डोबेरेनियर ट्राइड्स। उसके बाद जो देखो चौथा बंदा आया था, तीन ये एग्जाम, तीन हम लोग कर चुके, तीन लोगों ने ट्राई कर लिया था। फोर्थ बंदा था, उसका नाम था न्यूलैंड। देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखो इसने क्या बोला, ये भी पता नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ लोग होते हैं ना, नेचर से कुछ लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसने क्या बोला कि भाई जैसे ऑक्टेव्स होते हैं, जैसे मान लो कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, जैसे सा रे गा मा पा धा
नी और फिर वापस सा। उसने क्या बोला कि जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं जो सारे गा पा धा नी के बाद में फिर से सा रिपीट होता है, तो उसने बोला कि ऐसे ही एलिमेंट्स होंगे अगर उन एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कैसे बोला था, उसने ये बात बोली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हुआ, अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हुआ, तो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में सा के सारे गांव पा धा नी के बाद फिर से सा रिपीट होता है, वैसे ही हर एक 8वां एलिमेंट वापस रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे उसने लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन उस वक्त में था नहीं, मतलब इनर्ट गैस उस वक्त मिली भी नहीं थी, तो फिर उसने बोला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद में पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्कैंडियम। इस तरीके से उसने बोला। और देखो एक पॉइंट पे देखे तो कुछ सही भी लग रहा था, जैसे देखो अगर ये इसकी बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम आती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आई कि जैसे ही स्कैंडियम तक आते हैं, स्कैंडियम इनकी प्रॉपर्टीज तो मैच नहीं करती हैं। तो लेकिन पहले समझ लेते हैं कि भाई न्यूलैंड ने बोला क्या, न्यूलैंड ने यह बोला कि अगर जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए, तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है, हर एक 8वां एलिमेंट रिपीट होता है, 8वां जो ये ऑक्टेट रिपीट होता है, सेम वैसे का वैसे नोट्स में रिपीट होता है, वैसे ही हर एक 8वां एलिमेंट रिपीट होगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले एक एलिमेंट से मैच करेगी। लेकिन अगर ड्रॉबैक की बात करें, देखो ये कैल्शियम तक सही था, अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, लेकिन कैल्शियम के बाद जैसे कि स्कैंडियम है तो वहां पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाई। तो ऐसा बोल सकते हैं इट्स एप्लीकेबल फॉर, ऐसा बोल सकते हैं इट्स एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, कि कैल्शियम जो ऐसा बोल सकते हैं लाइट एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होता है, जैसे ही उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है ये फॉलो करना बंद कर देता है। तो न्यूलैंड्स का एक ऑक्टेव रूल इतना ही था कि भाई उसने ऐसा बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है कि हर 8वां रिपीट होता है, सेम वैसे का वैसे ही हर एक 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज को मैच करेगा, उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। और जैसे ये नहीं हुआ तो उसके बाद देखो नेक्स्ट 5th नंबर से बंदा आया जिसने ट्राई मारा, वो था लोथरमेयर। लोथरमेयर कर्व, क्या एक बंदा था ये लोथरमेयर, उसने अपना एक कर्व दिया, ठीक है, उसने कर्व बनाया, और वो कर्व किस किस के बीच में बनाया वो बहुत ध्यान से देखते हैं। उसने कर्व बनाया, उसमें कर्व में एक तरफ तो उसने ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, एक तरफ लिया उसने एटॉमिक वॉल्यूम, दूसरा लिया उसने एटॉमिक वेट। सबसे पहले उसका कर्व बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सारी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक ग्राफ बनाने की उसने कोशिश करी। ग्राफ में उसने एक तरफ मान लो वाई एक्सिस की तरफ उसने ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, और जो एक्स एक्सिस है इस तरफ उसने लिया एटॉमिक वेट। एक तरफ उसने ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, एक तरफ लिया उसने एटॉमिक वेट, और उसने कर्व बनाया। और वो देखो कर्व कुछ इस तरीके से बना, ये कर्व देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कर्व कुछ इस तरीके से बना, राइट, ये कर्व उसने ऐसा बनाया। अब देखो इस कर्व बनाया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या थी जो हमें पूछ लिया जा सकता है, और जो इसके बारे में अपने को पता भी होना चाहिए, राइट, कि देखो ये जो कर्व उसने बनाया तो उसमें उसने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी। इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी वो हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, कि जब उसने ऐसा देखा जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उन्होंने इस पूरे ग्राफ में सेम पोजीशन एक्वायर करी। मतलब कि जो एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टी सेम है वो सेम पोजीशन पे आए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग, अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो अपने पीरियोडिक टेबल हमने दिखाया था, इस पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ये
इनको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, और ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप। देखो मैं इस पीरियोडिक टेबल को डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले अपने को पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप, राइट। और इसने ऐसे देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे टॉप पोजीशन उन्होंने एक्वायर करी। मतलब देखो यहाँ पे देखो लिथियम था, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम था, यहाँ पे रुबीडियम था, यहाँ पे सीजियम था। तो जब उसने कर्व बना के देखा तो पता चला कि जो सेम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम आती है उन सब ने सेम पोजीशन एक्वायर करी है, मतलब कुछ तो बात है। फिर उसने देखा कि जो सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम ये आता है, ये हम लोग अभी फिर से सीखेंगे, उन्होंने डिसेंडिंग पार्ट पे, मतलब देखो यहाँ पे बेरिलियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था, यहाँ पे बेरियम था। मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट सबकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी, वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर था। गॉट इट। तो फिर उसने और एक चीज देखा, जो असेंडिंग वाला पार्ट था वहां पे सारे हेलोजेंस आ गए। हेलोजेंस मतलब 17th ग्रुप, फिर से मैं लिखवा दूंगा, सब बता दिया जाएगा। हेलोजेंस मतलब 17th पीरियोडिक टेबल में जो 17वें नंबर ग्रुप में आते हैं उन सबको हेलोजेंस बोलते हैं। सारे हेलोजेंस यहाँ है, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब असेंडिंग पार्ट को उन्होंने चूज किया। और जो बाकी मेटलॉइड्स थे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आए। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये भी हम लोग आगे देख लेंगे। सारे लेक्चर वीडियो देखिएगा, आपको चीज समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में एक्सप्लेन तुम्हें आगे किया जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए या फिर सारे मेटलॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स कहाँ पे आए, ये आए नीचे, जो ग्राफ का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट था, यहाँ पे इन्होंने जगह एक्वायर करी। बात समझ में आई क्या? तो ये ग्राफ के उसके कुछ पॉइंट्स थे जो उसने लोथरमैन ने ग्राफ बनाया था। और ग्राफ उसने किसके बीच में बनाया था, ध्यान रखना, एटॉमिक वॉल्यूम और साथ साथ में एटॉमिक वेट। गॉट इट। चलो तो अब हम लोग देखो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, या फिर मैंने सारी चीजें बता दी हैं वैसे, तो अब फिर भी मैं कुछ लिखा देता हूं कि जैसे एलिमेंट्स जो हो गया ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब एलिमेंट्स को जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देख लो, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इन्होंने कौन सी पोजीशन पे आए, टॉप मोस्ट पोजीशन। इन्होंने कर्व में कौन सी पोजीशन एक्वायर करी, टॉप मोस्ट पोजीशन। ये हम लोग लिख लेते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि जो बेरिलियम था, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, मतलब इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इन्होंने कौन सी पोजीशन एक्वायर करी, डिसेंडिंग पोर्शन, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ये यहां पे आई। और अगर हम लोग और आगे बात करते हैं, उसके बाद देखो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये था, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। ध्यान रखना, ये सब क्या होते हैं, हेलोजेंस। अब उन्होंने कौन सा पोर्शन लिया, असेंडिंग, ये सारे के सारे असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, राइट। और अगर फोर्थ बात करें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में, आप लोग देखोगे, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो मेटलॉइड्स रहे होंगे, इन्होंने कौन सी पोजीशन एक्वायर करी, ये आए थे बॉटम मोस्ट ऑफ द कर्व। इन्होंने बॉटम मोस्ट ऑफ द कर्व, उन्होंने ये पोजीशन एक्वायर करी। गॉट इट। तो ये था लोथरमेयर कर्व। जब बस ध्यान क्या रखना है, लोथरमेयर कर्व ने जो कर्व बनाया था वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को लेके बनाया था, राइट। तो ये सारी बातें थी लोथरमेयर के बारे में। और जब नेक्स्ट जो जिसने ट्राई मारा था, जो सबसे अब बोल सकते हो कि जिसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, वो था मेंडलीव। वो क्या था, मेंडलीव। तो 6th नंबर जो बंदा था जिसने ट्राई किया, उसका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो मेंडलीव, अब उसने क्या हुआ कि अब मेंडलीव ने बात करते हैं, मेंडलीव ने भी जो एलिमेंट्स थे, मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया,
वो अरेंज किस रिगार्डिंग किया, उसने भी अरेंज किया। अरेंज का बेस क्या माना, he arranged the elements according to the increasing atomic mass। उसने भी जो एलिमेंट्स थे उनको इस तरीके से अरेंज किया कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा हो, और उसने इस चीज को ध्यान रखा कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो वो सेम ही ग्रुप में आ रहे हो, मतलब वो एक ही लाइन में एक ही ग्रुप में आ रहे हो। तो पहली बार एक मेंडलीव ऐसा बंदा था जिसने कुछ पीरियोडिक टेबल को ऐसे कुछ टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करी थी, मतलब उसने ऐसा कुछ टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने की उसने कोशिश करी थी, पहला ऐसा बंदा था, राइट। अब देखो उसने क्या बोला, ध्यान से देखना इन चीजों को, मैं बेसिक्स बता रहा हूं, बस आइडिया दे रहा हूं, रफ आइडिया, क्योंकि बाकी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ये हॉरिजॉन्टल से लाइंस थी, इनको उसने बोला था ये क्या है, पीरियड्स हैं, ये क्या है, पीरियड्स। और जो वर्टिकल लाइंस है उसको उसने नाम क्या दिया, ग्रुप्स। उसने उसको क्या बोला, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने क्या बोला, पीरियड्स। और जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, पीरियड्स कितने थे, ऐसा बोल सकते हैं 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। और अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें ग्रुप्स थे 8 वर्टिकल लाइंस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस पीरियड्स कंसिस्ट करती है और 8 ग्रुप्स कंसिस्ट करती है। गॉट इट। तो देखो अब उसने क्या किया, उसने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब अगर मैं आपको, देखो एक बार क्या होता है, समटाइम्स अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो आपको क्या बोलना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उसने क्या बोला कि जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी किसकी, पीरियोडिक फंक्शन होंगे किसके, एटॉमिक मासेस के, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये उसका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था। अब उसने क्या किया कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई थी। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोगों ने क्या बोला, पीरियड्स बोला। और कितनी लाइंस थी, 7। और जो वर्टिकल्स लाइंस थी इनको हम लोगों ने क्या बोला, ग्रुप्स बोला। और कितनी वर्टिकल्स लाइन थी, 8 वर्टिकल्स लाइन थी। गॉट इट, 8 वर्टिकल लाइंस थी। और अगर हम लोग एक चीज देखें तो उसने क्या किया कि 8th में से जो 7 ग्रुप्स थे, ध्यान रखना बेसिक्स बता रहा हूं, 7 ग्रुप्स को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे हमारी क्लासेस होती है ना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, उसने फर्स्ट बी मतलब सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, ऐसे ग्रुप को डिवाइड किया। और जो 8th ग्रुप था उसको उसने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। मतलब उसने क्या बोला, 8th ए, 8th बी एंड 8th सी, ऐसे उसने डिवाइड किया और एलिमेंट्स को उसने ऐसे अरेंज करने की कोशिश करी, राइट। अब अगर देखो ड्रॉबैक की बात करते हैं तो ये तो देखो कुछ बेसिक आइडिया था जिससे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था, जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। अगर हम कुछ ड्रॉबैक की बात करते हैं, अगर कुछ ड्रॉबैक की हम लोग बात करते हैं तो ड्रॉबैक ये था कि जब उसे पूछा गया कि भाई ये पीरियोडिसिटी हो रही है, मतलब ये जो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो ये रिपीटेशन हो रहा है कि भाई एक सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं सेम, उनकी प्रॉपर्टी सेम आ क्यों रही है, उनसे लॉजिक पूछा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ऐसा बोल सकते हैं डिड नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, कि जो ये पीरियोडिसिटी का रीजन है ना वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये बोल सकते हैं। और दूसरा अगर कोई ड्रॉबैक पूछे आपसे तो आप ये बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब उसने खुद क्या बोला था, उसने क्या बोला था कि भाई जो मैं उन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि जिससे एटॉमिक वेट इंक्रीज होता रहे, लेकिन उसने खुद इस चीज को फॉलो नहीं किया। कुछ जगह पे प्रॉपर्टीज को सेम रखने के लिए उसने इस रूल को खुद से ऐसा बोल सकते हैं वॉयलेट कर दिया था। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फायदे भी थे। देखो फायदे कहते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हो। अगर एडवांटेज की बात करें तो डेफिनेटली उसके कुछ एडवांटेज थे। पहला तो देखो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए उनको एक आइडिया मिला कि भाई ऐसे ऐसे ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज में कि सबसे पहला ऐसा बंदा था जिसने एक टेबुलर फॉर्म बनाया था। देखो उससे पहले लोथरमेयर वगैरह ऐसा कुछ कर्व इस तरीके से कुछ बना रहे थे जहां से स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो पहला एक ऐसा बंदा था जहां पे उसने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि देखो उसने कुछ ऐसी बातें बोली थी जहां से कुछ नए एलिमेंट्स मिलने की, उसने ऐसा बोल दिया था कि नए एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब उसने पहले से ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिडिक्शन ऐसा किया था कि वैसे एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो एल्यूमिनियम उस वक्त में था, फिर उसने देखो उस एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे उसने एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था और उसने ऐसा बोला था कि फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करेगी, और उस वक्त में उसने उसको नाम क्या दिया था, एका एल्यूमिनियम। अब ये देखो ये सारा एक साथ किसने किया था, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या बोला, एल्यूमिनियम कि जस्ट नीचे उसने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और फिर बोला कि फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। और सोचो फ्यूचर में एका एल्यूमिनियम क्या मिला, गैलियम। गैलियम ऐसा मिला जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करती है, लेकिन ऐसा उसने बोल दिया था। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के जस्ट नीचे उसने एक जगह छोड़ दी थी और फिर उसने बोल दिया था कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी, और उसने उसका नाम क्या दे दिया था, एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन नाम दिया था। और फ्यूचर में आपको पता ही है एका सिलिकॉन की जगह में क्या मिल गया अपना, जर्मेनियम। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसी की वजह से उसने ऐसा चीजें बोली थी, तो इसलिए लोगों ने सोच रिसर्च करने की कोशिश करी और हमें गैलियम और सिलिकॉन मिला जहां पे उसने हेल्प करी, राइट। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं और ये कुछ आइडिया था मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको इतना चीजें पता होगा तो कभी भी किसी भी टाइप का सवाल गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।